हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित गर्ग और आप सभी का स्वागत है कैल्विन कॉमर्स में। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। टॉपिक है असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सिंपल एमसीक्यूज होते हैं वो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद असर्शन एंड रीजन करिएगा। एक सीक्वेंस समझ लो, पहले आपको सिंपल एमसीक्यूज करने हैं, उसके बाद असर्शन एंड रीजन, एंड देन लास्ट में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो इसी ऑर्डर में काम कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस लाइक कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर आर फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करते वक्त हम अकाउंटिंग कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन बहुत सारे, जैसे कि आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, वेरिफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। अरे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं और सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कब? जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। फॉलो करना ही है, चॉइस नहीं है, करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट 2013 कहता है यू हैव टू फॉलो ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो फॉलो तो करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट सही है बच्चों। यूज ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, सिंपल एंड रियलिस्टिक। अगर हर कोई अपने अपने प्रिंसिपल खुद बना ले, हर कोई अपने अपने प्रिंसिपल खुद बनाए और खुद ही फॉलो करे, तो क्या दूसरा पर्सन आपके प्रिंसिपल को बिलीव करेगा? आपके अकाउंटिंग डेटा पे बिलीव करेगा? नहीं करेगा। ये कुछ ऐसा है, लेट सपोज आपकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, मेरी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेज। मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई किसी से बात ही नहीं कर पाएगा। हर कोई अपने अपने प्रिंसिपल, अपने अपने रूल बना के चल रहा है। तो ऐसे थोड़ा ना काम होता है, इंडस्ट्री में ऐसे काम नहीं हो सकता। हर किसी को सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर एक कंपनी कुछ रूल फॉलो कर रही है, दूसरी कंपनी भी वही रूल फॉलो कर रही है, तो ऐसे में मैं इनके डेटा को आपस में कंपेयर कर पाऊंगा। बच्चों, कंपैरिजन का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि उन दोनों का आधार, उन दोनों का बेस एक जैसा हो। मैंने लास्ट क्लास भी आपको एक एग्जांपल दिया था। एक बच्चा मैथ में 98 का स्कोर करता है और एक बच्चा क्रिकेट में 98 का स्कोर करता है। बताओ कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा है, जिसने मैथ में 98 लेकर आया या क्रिकेट में 98 का स्कोर किया? कौन सा ज़्यादा बच्चा अच्छा है? नहीं कर सकते ना कंपेयर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों की फील्ड अलग अलग है। जब दो लोगों की फील्ड एक होगी तभी तो कंपेयर करूंगा। उसी तरीके से जब दो कंपनियों का अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन एक जैसा होगा, दो कंपनियां एक ही जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगी, तभी मैं उन दोनों कंपनी की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर कर पाऊंगा। क्लियर? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकें और उन पे भरोसा कर सकें। आपकी जो स्टेटमेंट है वो रियलिस्टिक हो, सिंपल हो, कंपैरेबल हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन को फॉलो करें। कब? जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए। तो वैसे तो देखा जाए तो क्लास 11th अगर किसी ने ढंग से पढ़ी है ना, तो वो इसका आंसर बड़े आराम से कर लेगा। चैप्टर 3 था, क्लास 11th चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन एंड रीजन। द मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट वेरियस डिसीजन लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट एंड न्यू वेंचर ईटीसी। अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूं और मुझे यही नहीं पता कंपनी में खर्चे क्या हो रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी क्या दी जा रही है,
कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है मुझे यही नहीं पता, तो बताओ मैं अच्छा मैनेजर बन सकता हूं क्या? अभी क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे, पहले मेरी स्टेटमेंट को सुनिए, मैं क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करूंगा। अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूं, मुझे यही नहीं पता कि पूरे महीने में कितने रुपए का सामान बिका, इस सामान को बनाने की लागत क्या आई। लेट्स सपोज मेरी कंपनी में ये पेन बनता है, इस पेन को बनाने में कॉस्टिंग क्या आ रही है, अगर मुझे यही नहीं पता तो क्या मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि इस पेन को बेचना कितने में? कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसे हर तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी में किस जगह पर कितना खर्चा हो रहा है ताकि कॉस्ट कंट्रोल किया जा सके, इस पेन को बनाने की कॉस्टिंग क्या आ रही है ताकि ये डिसाइड कर सकें कि सेल प्राइस क्या होना चाहिए। अगर एक मैनेजर को यही नहीं पता कि हमारे पास कहाँ से कितना पैसा आना है, कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, तो वो फंड मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, वो इन्वेस्टमेंट या वेंचर जैसे डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो एक मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके कि हमें सामान कितने में बेचना है, हमें पैसे का कैसे उसे सही तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो एक मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बच्चों चाहिए, सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक मैनेजमेंट को चाहिए। तो आपकी स्टेटमेंट ये एकदम सही है। मैनेजमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड द कस्टमर इन्वेस्टमेंट। ये क्या दे दिया इसने बच्चों, कस्टमर इन्वेस्टमेंट थोड़ा होता है, इन्वेस्टर लिखा होता तब तो समझ आ जाता। कस्टमर थोड़ा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन इन्वेस्ट करता है? इन्वेस्टर। ये गलत स्टेटमेंट है भाई, यहां पे कौन इन्वेस्टमेंट करता है? इन्वेस्टर करता है इन्वेस्टमेंट। एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इन्वेस्टर अगर एक इन्वेस्टर मेरी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि उस इन्वेस्टर का मैं फ़ायदा करवाऊं, उस इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उस इन्वेस्टर का नुकसान हो गया तो फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टर मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी मेरी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, सेफ गार्ड करे, कंपनी की परफॉर्मेंस को बेटर करे। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड कस्टमर इन्वेस्टमेंट, गलत। एंड इंक्रीज, अब स्टेटमेंट तो गलत हो ही गई ना, तो जरा आंसर देखो भाई। असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। ए इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो आपका आंसर होना चाहिए, आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन बैंक चार्ज बाय द बैंक इंक्लूडेड इन फाइनेंस कॉस्ट। पहले तो फाइनेंस कॉस्ट को समझते हैं होता क्या है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्या करोगे? बैंक में जाओगे, लोन मांगोगे, किसी से लोन मांगोगे। आपको अगर मैं ये नहीं है कि सर पेरेंट्स से मांगेंगे, हम तो बिजनेस के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं और मैं सर हम तो पेरेंट्स से मांगेंगे पैसा। अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पैसा चाहिए और कुछ कम नहीं थोड़ा ज़्यादा, आपको 10-15 लाख रुपए चाहिए, तो क्या करोगे? कहाँ से लाओगे? आप बैंक में जाओ, लोन मांगो, बैंक आपको फ्री में लोन दे देगा। अरे 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 आप आए हैं, ले जाओ 15 लाख रुपए ले जाओ, आपको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता बच्चों, बैंक आपको फ्री में तो लोन नहीं देगा, बैंक बदले में आपसे क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। तो पैसा चाहिए तो खर्चा तो करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो खर्चा तो करना पड़ेगा। तो पैसा अरेंज करने की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। मार्केट से अगर पैसा उठाना है तो बदले में खर्चा तो करना पड़ेगा, तो पैसा अरेंज करने की कॉस्ट को फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं बैंक चार्जेस की। क्या बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट होती है? नहीं। मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं मेरे बैंक में इस वक्त 70,000 रुपये पड़े हुए हैं, मैंने बैंक से पैसा लिया नहीं है, उल्टा बैंक में पैसा रखा है। बैंक से पैसा नहीं मांग रहा, उल्टा बैंक में पैसा रखा हुआ है मैंने, तो क्या मेरे बैंक चार्जेस लगेंगे? लगेंगे। एटीएम चार्जेस, मेरे को एटीएम की फैसिलिटी मिल रही है उसके चार्जेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी मिल रही है उसके चार्जेस, अलग अलग तरह के छोटे मोटे चार्जेस लगते हैं बैंक के अंदर।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बैंक से पैसा लिया है। बैंक चार्जेस लगता है क्योंकि हम बैंक से अलग अलग तरह की फैसिलिटी लेते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी भी हो सकती है तो भी आपका चार्जेस लगेगा। तो अलग अलग तरह की फैसिलिटी के चार्जेस हैं ये, पैसा लोन पर लेने के चार्जेस नहीं है ये। तो इसीलिए बैंक चार्जेस आपकी फाइनेंस कॉस्ट नहीं होती। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है पैसा मांगने की कॉस्ट, उधार लेने की कॉस्ट। बैंक चार्जेस आर द एक्सपेंस नॉट इनकर्ड इन कनेक्शन विद रेजिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस रेज करने से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, नॉट कनेक्टेड, नॉट इनकर्ड इन कनेक्शन ऑफ रेजिंग फाइनेंस बट आर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द बैंक। तो बैंक चार्जेस क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपने बैंक से अलग अलग तरह की सर्विसेज को अवेल करा है, इस वजह से आपके बैंक चार्जेस लग रहे हैं। इसका फाइनेंस रेज करने से कोई कनेक्शन नहीं है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है बैंक चार्जेस को हम फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। आंसर होना चाहिए आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्स रिसीवेबल आर शोन एज अ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब सेल या परचेज। तो मैंने किसी को सामान बेचा, उस सामान को मैंने उधार बेचा, तो मुझे फ्यूचर में किसी से पैसा लेना है। सामान बेचने की वजह से मुझे किसी से पैसा मांगने का अधिकार मिलता है। तो अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो या तो वो डेटर होगा या वो बीआर होगा। चाहे डेटर हो चाहे बीआर हो, दोनों को ही क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो बीआर इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एज वेल एज डेटर इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो बीआर आर शोन एज अ ट्रेड रिसीवेबल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। स्टेटमेंट सही है। डेटर एंड बीआर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये भी ठीक है। डेटर और बीआर दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट होते हैं, ऊपर भी यही बात की है, नीचे भी यही बात करी है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। आंसर इज ए। तो लो जी, आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे समाप्त। अब हम बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बाकी लाइक कर दीजिएगा कैल्विन कॉमर्स। थैंक यू सो मच।